guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the थर्ड पार्ट ऑफ MCQ सेशन। मैंने आपको बताया था कि इस ज्योग्राफी में हम टॉप 100 MCQs करेंगे और जो जो टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करके जाना है। फाइनल एग्जाम में उन्हीं टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इनफैक्ट जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं आपको, इनमें से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, इसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और टॉपिक्स को देख लेना अच्छे से। जो जो मैंने कवर किया, जैसे कि मैंने रिवर सिस्टम पे लिया है, मैंने जनरली बात की है रिवर सिस्टम की, माउंटेन्स मैंने बात की, प्लेन्स की, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट की मैंने बात की, इंपॉर्टेंट पीक्स की मैंने बात की। ये आपको मेमोराइजेशन इनका होना चाहिए, आपको मेमोरी में ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आपको लिटरली जैसे याद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट के बेस पे होती है और कुछ चीज़ें मेमोराइजेशन पे बेस्ड होती है। यहाँ पर ज़्यादा मेमोरी का काम है क्योंकि फैक्चुअल है। जब तक आपको पता नहीं होगा हाईएस्ट पीक कौन सा है वेस्टर्न घाट्स का, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाईएस्ट पीक जो है हिमालयाज़ का कौन सा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज टू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। राइट, तो चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी हिट करो। अब इसमें हम जनरली किस चीज़ की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे Which of the following factor does have an influence on the climate of India? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस जो रहता है क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपको बोलना है डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस। किसके ऊपर? क्लाइमेट के ऊपर। अगर आपको पता होगा लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मूनसून, विंड्स, ओशन करंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कौन सा इसमें ऐसा फैक्टर है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इसका आंसर बताना है। जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे ना, क्लाइमेट में ही आपको ये पढ़ना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वहां पर आप देखोगे ओशन करंट्स का कोई भी जिक्र हम नहीं करेंगे, बाकी सभी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के फॉर्म में, दैट मीन्स एक तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, जो इसका आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश, लेकिन आपको पढ़ना है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। रिपीट मैं कर रहा हूं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2002-1। इससे पहला वाला जो था वो 2001-9 था। हर साल के बाद, मतलब 2-2 साल के गैप के बाद आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखने को मिलेगा। प्रेजेंट आपको देखना है 2021 का, और उसमें आपको देखना है कि फॉरेस्ट कवर किसका ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, फॉरेस्ट कवर किसका ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये आपको देखना है। फॉरेस्ट कवर किसने इंप्रूवमेंट दिखाया पिछले 2 सालों में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर फॉरेस्ट कवर आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट नंबर 1 पे। तो MP आपको बोलना है इन टर्म्स ऑफ एरिया, MP है। परसेंटेज का भी आपको पता होना चाहिए, मतलब टॉप 5 आपको पता होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वेयर कश्मीर स्टैग, रेड स्टैग इज फाउंड? ठीक है, कश्मीर स्टैग जनरली जिसको बोला जाता है, कश्मीर रेड स्टैग इज फाउंड, ऐसा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये पता है कि रेड स्टैग नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतना सुना होगा कश्मीरी स्टैग, जिसको हांगल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता है। दाहचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग और डिस्टर्बेंस? इनमें से आपको बोलना है ऐसा कौन सा एरिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं हंटिंग से। वो कौन सा एरिया आपको देखने को मिलेगा? क्या नेशनल पार्क है, क्या सोशल फॉरेस्ट्री सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है? ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप बताओगा जो सेंचुरी होती है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बर्ड सेंचुरी हमारे पास होती है और वाइल्ड एनिमल्स हम इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं हंटिंग से। जूम कल्टीवेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं हम जूम कल्टीवेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बोलते हैं क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग होती है, ठीक है।
मल्टीपल क्रॉपिंग होती हैं, जूम कल्टीवेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और किस किस नाम से जूम कल्टीवेशन को जाना जाता है अलग अलग एरियाज में, ठीक है। मिल्पा जैसे कि मैक्सिको यूएसए में बोला जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जूम कल्टीवेशन विच इज़ द ओल्डेस्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन इंडिया कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट में जूम कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी। आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको खुद पता है, इसमें से एक ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो कौन सी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर जो है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा व्हीट को प्रोड्यूस करता है। आपको पता होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी से एक्चुअली क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, व्हीट को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, राइस को प्रोड्यूस कौन करता है। आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, उस लिस्ट में आपको पता होना चाहिए इंडिया किन किन चीज़ों में सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे उस चीज़ की प्रोडक्शन कौन सा ज़्यादा कर रहा है, और इंडिया के स्टेट में कौन सा चीज़ किस स्टेट में ज़्यादा निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, आप खुद देख सकते हो व्हीट कौन सा क्रॉप है, क्या ये खरीफ क्रॉप है, क्या ये रबी क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है व्हीट, ये जनरली रबी क्रॉप के साथ हम एसोसिएट करते हैं, और ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 77, ये क्वेश्चन नंबर 77 है, और ये आपके ऑप्शंस हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने आंसर जो हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना, साथ साथ आंसर दे दो, सो दैट इंटरैक्टिव सेशन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। टोबैको सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोबैको जो है सबसे ज़्यादा निकलता है, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टोबैको निकलता है। आई थिंक यूरेनियम भी ज़्यादा निकलता है आंध्र प्रदेश में, जितना मुझे आइडिया आ रहा है। यूरेनियम आप देख लेना, क्योंकि यूरेनियम पूछा जाता है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर, वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया में भी। तो यूरेनियम आप देखोगे, बोलोगे कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा निकलता है, और उसके रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैज़ नेवर रिसीव्ड वर्टिकल रेज ऑफ सन। मतलब ये एक्चुअली बोलता है कि जो वर्टिकल रेज ऑफ सन किस एरिया में नहीं आता है, ठीक है। इंडिया में आपको बोलना है 78 वाला ऑप्शन आपको बोलना है, वो श्रीनगर में नहीं आता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया है। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, आप खुद देखो, जब हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड मैप बनाते हैं, और यहाँ पर मैं ड्रॉप का इक्वेटर में ड्रा करता हूँ, फिर मैं इंडिया को ड्रा करता हूँ, जैसे कि मैंने इंडिया को ड्रा किया है, जिसके मैं इंडिया को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, और आपको खुद पता है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। तो दैट मीन सन जो होता है एक्चुअली जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो होता है वर्टिकल रेज श्रीनगर में नहीं आती हैं डायरेक्ट, वो क्या होता है, वो इनक्लाइन, क्योंकि श्रीनगर जो होता है वो एक्चुअली इस साइड पड़ता है इंडिया में, तो वो डायरेक्ट रेडिएशन उस पर नहीं आती है। डायरेक्ट इन द मतलब वर्टिकल मतलब ऐसे रेडिएशन, ऐसे डायरेक्ट रेडिएशन इस पर नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया है। देखो ये आपको डायरेक्ट ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आप याद करके जाओगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज इन इंडिया आर कॉल्ड एज ट्विन सिटीज। यहाँ पर ट्विन सिटीज किसको बोला जाता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है और यहाँ पर भी आपको दिया गया है। ट्विन सिटीज बोला जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। आबाद याद रखो, देखो आबाद, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन के ऊपर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन। सैफरन कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकलता है, आपको खुद पता है सबसे ज़्यादा सैफरन कल्टिवेशन होती है पामपोर में। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपको किसकी जगह पर जम्मू एंड कश्मीर में सैफरन निकलता है। आप बोलोगे पामपोर में भी निकलता है, किश्तवाड़ में भी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पर ज़्यादा निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, सैफरन आपको बोलना है, वो निकलता है ईरान में। ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड लेवल पे, सैफरन वर्ल्ड लेवल पे ईरान पे निकलता है, इंडिया में निकलता है पामपोर वाले डिस्ट्रिक्ट में। पामपोर की जगह एक है, और कहाँ पर आपको बोलना, पुलवामा पामपोर में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, और क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हो आंसर, दैट मीन्स आप अपना एफर्ट थोड़ा सा नहीं देते हो। मतलब आप हर जगह पर यही चाहते हो कि रेडीमेड हमें मिले, और हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ऐसे आपकी मैं
मैं गारंटी आपको देता हूँ इस तरीके से आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं लगाओ। मैं क्यों जानबूझकर आपको पिछले 3 सेशंस में मैं बोल रहा हूँ, ये आप खुद चेक करना नेट पे, आपका एक हैबिट बनेगा खुद भी चीज़ें ढूंढने के लिए, क्योंकि चीज़ें रेडीमेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट सपोज बंद हो जाता है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और इन 2-3 महीने में आपको तैयारी करनी है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है खुद सेल्फ स्टडी के बगैर, तो सेल्फ स्टडी आप कैसे करोगे? आपको खुद बुक्स में समझ आना चाहिए कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं है। ये बात आपको हमेशा याद रखो, जो आप ये सेशन देख रहे हो, कि जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि ये चेक कर लेना, उसको किया करो। वो आपको एक हैबिट बन जाएगा चीज़ों को खुद भी ढूंढना। वो आपको उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पुश, उसी को तो बोलते हैं। आपके हम बोलते हैं सभी हम आप ऑर्डिनरी तरीके से चल रहे हो, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनता है? आपको एक्स्ट्रा पुश करना है खुद को, ठीक है? तो आपको एक एक्स्ट्रा ये दे देगा, एक बेनिफिट दे देगा, आपको एक हैबिट बन जाएगा। आपको जितना आप डिपेंड रहोगे ना हमें रेडीमेड चीज़ें मिलनी चाहिए, उतना सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। उस तरीके से सिलेक्शन होती है, खुद एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं चीज़ों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेक कर लेना सैफरन कल्टिवेशन के लिए कौन सी सॉइल ज़रूरत होती है, ये आपको पता करना है। सैफरन कल्टिवेशन किस सॉइल पर ग्रो होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बनता है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप बोल सकते हो। एक्चुअली सोल्यूशन में भी लिखा गया है, लेकिन सोल्यूशन मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूंगा ये वाली टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार। मतलब आपको वेजिटेशन चैप्टर पढ़ना है, क्लाइमेट और वेजिटेशन वाला चैप्टर, उसमें आपको बोलना है वेस्टर्न घाट्स में कौन से फॉरेस्ट्स हैं। आपको बोलना है वेस्टर्न घाट्स में दैट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जो वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, जहां पर रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए ड्राई डेसिडुअस जो होता है, ये ऐसे फॉरेस्ट्स होते हैं जो कि अपने लीव्स को शेड करते हैं, ये आपको याद रखना। और काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में कौन से फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, वाइड एरिया जिन्होंने कवर कि आपको मतलब वो भी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहां पर आपको देखने को मिलेगा? आपको मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंने आपको बोला है मैंग्रोव जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? कोस्टल रीजन्स में होते हैं। ये एक्ट एज ए इकोटून के तौर पे ये रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो टेरेस्ट्रियल और हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके बीच में ये रहता है। और आपको मैंने बोला सुंदरबंस जो हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना। दूसरा मैंने आपको बोला था भीतरकनिका जो मैंने बोला था आपको मैंग्रोव्स, वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने आपको बताया, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ, मतलब ये समझो कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नेम्ड एज दक्षिण गंगा? रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया, और पिछली बार JKPSI में भी आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का ऑरिजिन पूछा गया था, बोला गया था गोदावरी कहाँ पर है, आपको टिक करना था महाराष्ट्र को टिक करना था। पिछला JKPSI का एग्जाम जो हुआ था आपको बोला गया था ऑरिजिन बताओ गोदावरी किस स्टेट से निकलता है, आपको बोला महाराष्ट्र से। कृष्णा भी आपको बोलना था, कावेरी भी आपको पता होना चाहिए था, महानदी की भी पता होना चाहिए था। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। दैट मीन्स ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सभी ड्रेन आउट जो होते हैं किस में हो जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में। दूसरा जो होते हैं इनको पेनिनसुलर रिवर से बोला जाता है, और इसमें से सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है दैट इज गोदावरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने आपको पहले बोला ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से गोदावरी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से मैंने आपको बताया था वो था नर्मदा। और जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स है उसमें से वो ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को मिलाकर स्टिल गोदावरी नंबर 1 पे है। और मैंने आपको हिमालयन रिवर्स में भी बताया था आपको, और मैंने हिमालयन रिवर्स में आपको बताया था एक एक्स्ट्रा पॉइंट, उसमें मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर कौन सा, आपको बोला था गंगा रिवर। देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं। अगर आप पूरा फोकस रखोगे ना, इससे अलावा भी जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत ईजी होगा। दैट इज इसका आंसर जो है गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी को ये बोला जाता है। और यही क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था JKPSI जो 27 सितंबर को मार्च को हुआ था, उसमें पूछा गया था गोदावरी का ऑरिजिन, आपको बोला था कहाँ पर, आपको बोला था, आपको बोला महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये समझ आ गया? हाँ सर ये समझ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल विच इज
इनसाइड ए कॉफ़ी स्टेट, ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो कॉफ़ी स्टेट के अंदर है जहाँ पर कॉफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। आपको पता है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा निकलते हैं कर्नाटका में, मैंने पहले ही बोला है कर्नाटक और केरला में कॉफ़ी निकलते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में कॉफ़ी निकलते हैं। तो ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें, इस स्टेट में? आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज हैबी फॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखना आपको हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है। जॉग फॉल एट प्रेजेंट जॉग फॉल नहीं है, आपको नेट पे आप चेक करना है प्रेजेंट वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में, वो आपको चेक करना है, गूगल पे जाकर आप चेक करोगे। जॉग फॉल एट प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया? सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज जॉग फॉल। मैंने आपको पहले बोला जॉग फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है, तो आपको पहले ही पता करना है सबसे फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इनमें से कौन सा। इनमें से तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको नेट में ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश? जब आप हिमाचल प्रदेश में जाते हो, फिर लेह मनाली हाईवे को आप फॉलो करते हो, वहां पर आपको एक रास्ते में एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, और ये वाटरफॉल जो इसका नाम जो दैट इज रेला फॉल्स। और जब मैं ये क्या बोल रहे थे इसको, इंजीनियरिंग का हमारा कैंप था, वो हमें हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हम गए थे ऑलमोस्ट 8-10 दिन के लिए। तो इस वाटरफॉल पे हम रुके हैं, अभी मुझे याद आ रहा है, और फिर इस वाटरफॉल में थोड़ा सा हमने इंजॉय किया 10-15 मिनट। तो लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मैंने खोया है, जो मेरी सन ग्लासेस थी, हमने बाहर रखा था उसको, रोड पे जो कलवट बनाए जाते हैं उस पर हमने रखा था, लेकिन निकलते टाइम हम भूल गए थे। वहाँ पर 3-4 फ्रेंड्स का था, तो फिर रास्ते में हमें याद आया कि हमें जो है सन ग्लासेस खो गई है। फिर जब वापस आए वो वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो ये भी मुझे एक इंसिडेंट याद आया, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड वेयर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स? कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया और पाकिस्तान में एंड होता है? उस ग्लेशियर का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 आपको बोलना है वो सर वो सियाचिन ग्लेशियर है। आपके लिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, किस हिमालयाज पे है? क्या ये काराकोरम रेंज पे है, क्या ये ग्रेट हिमालयाज पे, क्या ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है, क्या ये किसका पार्ट है? ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है, आप देख लेना जो मैंने पिछली क्लास से आपको बताया। विच द फॉलोइंग इज हाईली विस्कस एंड डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर मेंटल विच लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि हम बनाते हैं क्रस्ट मेंटल कोर। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, इन क्वेश्चंस के डायग्राम आपको पेपर पे या रफ पे बनाना होता है। ये लिखा आपने क्रस्ट, ये लिखा आपने मेंटल, और ये लिखा कोर। डिड यू अंडरस्टैंड? ये हो गए 3। फिर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली विस्कस, विस्कस है, फ्लूइड है, एंड डिफॉर्म्ड रीजन ऑफ द अपर मेंटल। अपर मेंटल याद रखना, अपर मेंटल में याद रखना, यहाँ पर अपर मेंटल, दैट मीन मेंटल को मैं अगर 2 पार्ट्स में करूँगी, ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, ठीक है। अपर मेंटल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। विच लाइज इनसाइड बिलो लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फीयर के नीचे है उसको आप जनरली क्या किस नाम से जानते हो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसे कि लिथोस्फीयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही फ्लो करता है, ठीक है, जैसे फ्लोट करता है, जैसे बोट होती है ना पानी के ऊपर चल रही होती है, एग्जैक्टली लिथोस्फीयर भी एस्थेनोस्फीयर जो होता है ये होता है विस्कस होता है, इसके ऊपर जो होता है ये फ्लोट करता है, ये आपको याद रखना है। और जो अर्थ का सेंटर जो होता है उसको हम ब्रायोस, ठीक है, ब्रायोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कोर को ब्रायोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, कोर। क्रस्ट को जनरली हम लिथोस्फीयर, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, मेसोस्फीयर, आपको पता ही है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये तो एटमॉस्फेयर की लेयर बन गई। और ये जो होता है ब्रायोस्फीयर, और ये ब्रायोस्फीयर कहाँ पर, ये कोर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए जब आप ऑप्शंस को देखो, ठीक है। What is the term used for the land mass which is bounded by the sea on 3 sides? उस टर्म को आप क्या नाम बोलते हो जो तीनों साइड से इसका लैंड मास है और एक साइड से बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स? तीनों साइड से आपको लैंड मास क्या देखने को मिलेगा? सी देखने को मिलेगा। जैसे कि बड़ी एग्जांपल है इंडियन ओशन यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, और अरेबियन सी यहाँ पर है, ठीक है। तीनों साइड से पानी है, इस साइड से भी पानी है, इस साइड से भी पानी है, इस साइड से भी पानी है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा लैंड है, फिर ऊपर ये पूरा लैंड है। इसको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर इसको पेनिनसुला बोलते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप नहीं बोलोगे कि पेनिनसुला जो होता है इंडियन पेनिनसुला, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडियन पेनिनसुला का मतलब क्या है, आपको स्ट्रेट का मतलब होना चाहिए पता, आपको इस्थमस का पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी भी कल आपको बताया था। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 89 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, मुजली आइलैंड आपने सुना होगा। विच इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्वेश्चन पूछा गया है मुजली आइलैंड कहां पर है? गुजरात में तो है ही नहीं, ये आपको पता है, ठीक है।
गुजरात में नहीं है, फिर कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, फिर हिमाचल प्रदेश में भी नहीं होगा। ठीक है सर, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश या तो आसाम है, और मैंने आपको पढ़ाया मुजले आइलैंड को मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज इन आसाम, ये आसाम है। देखो MAJULI हो गया, लेकिन M हो गया मुजले आइलैंड, A हो गया आसाम, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछा गया। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेजर प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको बोलना है जो अर्थ क्रस्ट जो है ये कितने मेजर प्लेट्स का बना है एज पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से हमें बोलना है कि अर्थ जो है, अर्थ का क्रस्ट ये हमें 7 प्लेट्स का बना है। हाँ 7 प्लेट्स का बना है। ये क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये भी मैंने आपको बताया है, इंडिया सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री कितना वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल बाउंड्री इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के साथ कितना शेयर करता है, वो आपको पता होना चाहिए, उसकी लेंथ का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता है, ये बांग्लादेश के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करेंगे, द चैलेंजर डीप, ये आपको पता होगा चैलेंजर डीप, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट नोन पॉइंट अर्थ ओशन। अर्थ का ओशन जो है, ठीक है, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन, ये ऑर्डर में है ना। सबसे डीपेस्ट ओशन जो है दैट इज कौन सा, सबसे बड़ा ओशन आप जनरली आप बोल सकते हो दैट इज पैसिफिक ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है इंडियन ओशन, और फिर क्या है, आर्टिक ओशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जो डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है, जैसे कि अर्थ के ऊपर आप देखते हो टेरेस्ट्रियल पे माउंट एवरेस्ट जो है, जो होता है हाईएस्ट पॉइंट है, इसी तरीके से जो होता है डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है आपको बोलना, वो चैलेंजर डीप में। ठीक है, उसका नाम जो है दैट इज द मरीना ट्रंच। ये कहां पर है, ये आपको बोलना है पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट आपको बोलना है मरीना ट्रंच, और मरीना ट्रंच कहां पर आपको बोलना है, एक द्वीप है पैसिफिक ओशन में जिसको बोलते हैं चैलेंजर द्वीप। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए नैरो एरिया ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर और सी और ओशन। अभी देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब देखो अब यहाँ पर पेनिनसुला तो आएगा नहीं, यहाँ पर बोला जाता है एक नैरो एरिया आपके पास, ये हो गया एक नैरो एरिया। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ वाटर, यहाँ पर आपको वाटर देखने को मिलेगा, दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, एक साइड ये एक साइड ये। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, इसी के मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा। ये मैंने बना लिया यहाँ पर इंडिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, अरेबियन सी। अब देखो बे ऑफ बंगाल अरेबियन की सी के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर मैं एक और चीज रखता हूँ, ये मैंने बना लिया श्रीलंका। अब देखो एक नैरो वाटर बॉडी जिसको आप यहाँ पर पालक स्ट्रेट के नाम से जानते हो, जो कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी के साथ या अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल के साथ, तो दैट मीन्स उसको हम नाम बोलते हैं, हम स्ट्रेट का नाम बोलते हैं। स्ट्रेट को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, एक ऐसी नैरो चैनल जो दो लैंड मास को सेपरेट करता है। ये इंडिया का लैंड मास है, ये श्रीलंका का लैंड मास है। ये हम ये बोल सकते हैं ये ऐसा एक ऐसी नैरो चैनल होती है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। देखो बे ऑफ बंगाल कनेक्ट करता है किसके साथ, अरेबियन सी के साथ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको चेक करना है नेट पे कि गल्फ जो है ये किसको बोलते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये गल्फ आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर 94 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर वाटर डायरेक्टली ऑफ शोर। ठीक है, उस टर्म का नाम क्या है, एक ऐसा पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का जो विद दैट लाइज अंडर वाटर, जो वाटर के नीचे होता है लेकिन अर्थ का ही पार्ट है, कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। ठीक है, जो सी शोर होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है, उसको आप क्या बोलते हो, क्या ओशन पीक उसको बोलते हैं? बिल्कुल, ओशन पीक तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। आप बोल के बिल्कुल भी नहीं, कॉन्टिनेंटल पॉइंट नहीं बोल सकते हो, स्लोप आप बोल के नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको बोला जाता है। मतलब मैंने कहा यहाँ पर एक्चुअली ये अगर हमने बना लिया, ये कॉन्टिनेंट हमारे पास है और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर मैंने ओशन बना लिया, ये मैंने ओशन बना लिया, और ये क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम कॉन्टिनेंट शेल्फ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो ये शुरू हो जाता है यहाँ से यहाँ तक हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ। सबसे पहले शेल्फ डाला जाता है,
फिर बनता है स्लोप, याद रखना, स्लोप SLOPE। उसके बाद बनता है राइज, याद रखना, इसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके बाद क्या बनता है, ओशन बॉटम। ठीक है, ओशन राइज, स्लोप होता है और ये शेल्फ होता है, और इसके बाद बॉटम बनता है। जब आप ओशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, ओशन सैलिनिटी, वो आपको देखने को, उसके बाद यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा राइज, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा स्लोप, और यहाँ पर तो फिर से कॉन्टिनेंट हो गया और ये बन गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंट, उसके बाद कॉन्टिनेंट से, ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट, उसके बाद सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद क्या आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद क्या आएगा राइज आएगा, उसके बाद क्या आता है बॉटम आता है। अगर ये ऑर्डर आपको पता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट। तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पर मैंने आपको ओशन का चैप्टर भी रिवाइज करवाया है, जो ओशन के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच द बॉर्डर ऑफ चाइना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना बॉर्डर के साथ टच करता है। आपका क्वेश्चन 95 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप बोलोगे, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वो चाइना बॉर्डर के साथ जो है टच करता है। चंबा भी हिमाचल प्रदेश में ही है, क्योंकि चंबा में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी, सर्वे किया था वहाँ पर, तो चंबा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश, तो क्योंकि लोकेशंस का यहाँ पर पता भी होना चाहिए, ठीक है। और इस चंबा में क्या हुआ था, एक 90s की मूवी एक है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग जो है इस चंबा एरिया में हुई है, उस चंबा के जंगल में बहुत अच्छी लोकेशन है, स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट, ठीक है। 96 वाला क्वेश्चन जो है, दैट इज सैडल पीक, विच इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ आर्कीपेलागो इन द बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन। सैडल पीक कहां पर है, क्या अंडमान एंड निकोबार में है, हाँ सर है, लेकिन किस वाले पार्ट में सैडल पीक, आपको बोले सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये इंडिया हो गया, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बनाते हो, ये वाला अंडमान वाला पार्ट हो गया, ये वाला निकोबार वाला पार्ट हो गया, लेकिन 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 यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अंडमान को भी डिवाइड किया गया, ये हो गया ऊपर वाला अंडमान, ये हो गया मिडल वाला अंडमान, और ये हो गया नॉर्थ वाला अंडमान, और ये हो गया साउथ वाला अंडमान। आप देखो ये कहां पर है, नॉर्थ अंडमान में, दैट मींस आप यहां पर बोलोगे सैडल पीक, पीक में इस तरीके से बनाओगे, ये सैडल पीक है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आर्चिपेलागो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आर्चिपेलागो आइलैंड्स कहां पर आप देखने को मिलेगा, चेन ऑफ आइलैंड्स, आपको बोलना है इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडोनेशिया में आपको देखने को आर्चिपेलागोस। आर्चिपेलागोस का मतलब होता है ये चेन, लॉन्ग चेन होती है किनकी, आइलैंड्स की। ये देखो एक आइलैंड, दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड, चौथा आइलैंड, इनको हम इन ग्रुप्स को जोड़कर हम बोलते हैं इसको आर्चिपेलागो। और सबसे ज्यादा आर्चिपेलागोस कहां पर है, आपको बोलना है वो है इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट द हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 97 आपको बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही बोला जाता है जैसे कि कोरल रिफ्स, हाँ सॉरी, कोरल रिफ्स जो हैं, कोरल रिफ्स कहाँ पर होते हैं, आप बोलोगे सर कोरल रिफ्स जो होता है ओशंस में होते हैं, और कोरल रिफ्स को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ऑफ ओशंस। याद रखना, कोरल रिफ्स को दूसरे नाम से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ओशंस का, लेकिन लैंड पे तो हमें सीधे पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किस पे होती है, आपको बोलना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट आपको पता होने चाहिए, जनरली आपको देखने को मिलेगा राजस्थान वाले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में, मॉइस्ट डेसिडुअस और आपको ड्राई डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है, ड्राई डेसिडुअस, वो सबसे ज्यादा हो देखने को मिलता है, उसके वाइड रेंज आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको मतलब आपको वेजिटेशन वाला चैप्टर टिप्स पे होना चाहिए, कौन कौन सी स्पीशीज कहां पर है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली कन्फाइंड टू द रिवर बेसन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है जो आपको रिवर बेसन्स और कोस्टल प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा। आंखें बंद करके एलोवियल सॉइल, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको एलोवियल सॉइल ऐसा सॉइल होता है जो रिवर जब फ्लो करता है उसके साथ सेडिमेंट्स निकलते हैं, और वो सेडिमेंट्स कहां पर डिपॉजिट होते हैं, कोस्ट पे डिपॉजिट हो जाते हैं और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। लेकिन यहां पर जनरली कोस्टल प्लेन्स की बात की गई और रिवर के बेसन्स की बात की गई। आप बोलोगे सर ये एलोवियल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, इसको बोला जाता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी सॉइल की ज्यादा होती है। लेटराइट सॉइल मैंने बोला था आपको लीचिंग प्रोसेस की वजह से, और इस लेटराइट सॉइल कॉफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल आपको पता है कहां पर होता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो बनता है, ये वॉल्केनिक सॉइल होती है, ठीक है। और ये जो होता है ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एलोवियल सॉइल आपको पता है शुगर कैन राइस वाइस आप ग्रो कर सकते हो इससे। उसके बाद 99 क्वेश्चन जो हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इनमें से ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमारे पास आपको पता है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और लेकिन कितने बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें इन 18 में से इंडिया के कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में डाला गया है। इनमें से आपको बोलना है कौन सा है, क्या सिमलीपाल नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर नंदा देवी है, सुंदरबन। देखो सुंदरबन कहां पर है, आपको बोलना है वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी कहां पर आपको उत्तराखंड में, सिमलीपाल कहां पर आपको बोलना है ये उड़ीसा में,
ठीक है, ये हो गया क्लियर। हाँ सर ये क्लियर हो गया, लेकिन इनमें से कौन सा है जो अंडर बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है? आपको बोलना है सर वो हो गया हमारे पास बोथ बी एंड सी, दैट इज नंदा देवी भी है और सुंदरबंस में। आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया दैट वाज सेट अप इन ईयर 1986? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का जिसको सेटअप किया गया 1986? और इसका नाम जो है दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपके लिए क्वेश्चन आपको पता करना है कि नीलगिरी कहां पर है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या ये तमिलनाडु में है, क्या ये केरला में है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये उड़ीसा में? तीन लोकेशंस मैंने आपको बताई है। आपको बोला नीलगिरी कहां पर है। नोकरेक आपको बोलना है ये कहां पर है, आपको बोलना है ये मेघालय में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर आपको पता है इंडोमान निकोबार में। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु के आसपास है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गए टॉप 100 क्वेश्चन। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं इन ही टॉप 100 क्वेश्चन में जो भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए, इन टॉपिक्स में से आपको डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे भी इजी, लेकिन आपको मेमोराइजेशन ज्यादा करना। अगर आपके टॉप 100 क्वेश्चंस सबसे अच्छे लगे, बेस्ट आपको लगा, आपको मजा आया, बोलो यस सर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं और इकोनॉमिक्स के कम से कम ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और उन 500 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपका इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज के थ्रू भी रिवाइज हो जाएगा और वैसे भी मैं सीरीज लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। शेयर कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर लेना, सब्सक्राइब भी करो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।